नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मथुरा से है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। थाना सुरीर क्षेत्र में बस और टैंकर की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बस सवार यात्री लघुशंका के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने यात्रियों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्या है स्थिति, कितनी बड़ी? आज प्रातः लगभग 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे। तभी पीछे से एक DCM आकर के बस में टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। वह एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। जो 6 व्यक्ति हैं उनमें से 5 की शिनाख्त हो गई है और उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। शेष जो यात्री थे उन्हें सरकारी वाहनों से उनके गंतव्यों तक भेजा गया है और इसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही? देखिए, जैसा मैंने बताया, एक तो बस को साइड में एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था, जिसके बाद सवारी वहाँ पर उतरी थी तो बस की भी गलती है और स्वाभाविक सी बात है जो पीछे से DCM आ रही थी उसकी भी गलती। और जो क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइलस्टोन जो यमुना एक्सप्रेसवे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक DCM आई और उसने टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। ये 5 लोगों की शनाख्त कर ली गई है और उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। बस की भी पहचान कर ली गई है, कहाँ की है। DCM की भी पहचान कर ली गई, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका PM करा करके उनके घर भेजेंगे। इसके अलावा जितने यात्री और थे उनको बस करा करके उनके गंतव्य भेज दिया गया है। जो भी मृतक व्यक्ति हैं उनकी जो भी यथोचित आर्थिक मदद है वो भी की जाएगी, परंतु ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बनी पुलिया में दरारें घटिया निर्माण पर उठे हैं सवाल। जनपद महोबा के विकासखंड चरखारी अंतर्गत ग्राम महोबा के विकासखंड चरखारी में ग्राम बसौट में क्षेत्र पंचायत निधि से निर्मित कराई पड़ी दरारों के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता को लेकर संदेह उत्पन्न किया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ ही दिनों के भीतर पुलिया में दरारें दिखाई देने लगी थी, जिससे इलाके की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। और साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई है। आरोप है कि निर्धारित सामग्री का प्रयोग न कर बालू के स्थान पर डस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पुलिया कमजोर बन गई है। इसके अलावा सीमेंट की मात्रा और साथ ही कंक्रीट पत्थर प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती गई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की भी मांग की है। खबर चंदौली से है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी हफीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम की हुई है, जब बच्ची खेलने में व्यस्त थी। आरोपी युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर उसे अपने एक बाउंड्री वॉल के अंदर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के परिजन द्वारा तहरीर दी गई है और साथ ही
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची का मेडिकल जांच करवाने सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जल्द ही सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पुलिस ने बताया है कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वहां पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है। इस घटना की खबर सुनकर इलाके के लोग गुस्से में आ गए और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे सजा दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। जमशेद जी, क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर यहाँ आप पहुँचे? हमारी बच्ची उसकी नानी घर पीछे है जी। क्या उम्र है आपकी बच्ची की? 9 वर्ष। जी। क्या हुआ था? पीछे गई थी खेलने उलने के लिए, तो नानी के यहाँ से जब वापस आ रही थी ना, तभी एक व्यक्ति है हफीजुर रहमान नाम का, हाँ, उसी ने गली में सुनसान देकर उसको पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी की। जी। बदतमीजी बोले तो जैसे कि वो एक बाउंड्री है गली के पास जिसमें कोई यातायात नहीं है, तो जी। पकड़ कर ले गया और अपने कपड़े उतार कर अंग प्रदर्शन कर रहा था उसके सामने। तो बच्ची को थोड़ा कुछ महसूस हुआ, डर कर चीख कर वहाँ से भाग गई। तो कैसे आप लोगों को पता चला? क्या पहले किसको बताया गया? तो आकर सारा वाकया बताया हमें। जी। तो बताया तो हमने उस समय तो वो व्यक्ति नहीं मिला हमें, लेकिन उसी समय घर के पास गुजर रहा था तो बच्ची ने पहचान लिया, तो हम लोगों ने उससे दौड़कर पकड़ा, पकड़कर उसको थाने पे लेकर आए हैं। तो क्या कार्रवाई हुई अब तक पुलिस द्वारा? अभी तक तो सब कार्रवाई ठीक ही हो रही है सर। एप्लीकेशन वगैरह दिए? एप्लीकेशन दे चुके हैं हम। कर दें सकला को बैलेंस नहीं, हॉटस्पॉट कनेक्ट नेट से फोन करें। नेट से नहीं, ले नंबर ले, नंबर दो। नंबर मिला गुड़िया भाई का। गुड़िया नहीं, अपने बाप का नंबर दो। हम बाप के गुड़िया बाकी हम लोग पूरी कर लेंगे। मतलब कोई अनथुन कोई तो कुछ कर दी, मतलब कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलत कहने का मकसद ये है। चले दीजिए। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद कोतवाली पुलिस ने तमंचे के बल पर लूट की सनसनीखेज वारदात का शनिवार को सफल खुलासा करते हुए कार सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के 3 मोबाइल फोन, 14,200 रुपए नगद तथा वारदात में प्रयुक्त एक कार बरामद की है। एसएसपी आपको बता दें कि एएसपी शाहबाद आलोक राज नारायण के मुताबिक ये घटना बीते 2 फरवरी रात की है, जब सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम गजियापुर थाना पाली अपने मित्र संजीव के साथ हरदोई बाईपास से शाहबाद आने के लिए खड़े थे और इसी दौरान एक कार में सवार 3 युवकों ने उन्हें शाहबाद तक छोड़ने की बात कहकर कार में बैठा लिया। रास्ते में सुनसान स्थान पर पहुंचते ही आरोपियों ने तमंचा दिखाकर सत्यपाल व उसके मित्र से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया तथा उधनपुर ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे उतरकर फरार हो गए। घटना की तहरीर के आधार पर थाना शाहबाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम की सतर्कता और सक्रियता के चलते लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त फहीम पुत्र नसीम, मोहम्मद अनीस पुत्र सिद्दीक और इब्रार पुत्र मुन्ने निवासी गढ़ मोहल्ला गयासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज है और उनके अन्य आपराधिक कृत्यों के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई है। खबर बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश भर में घर और साथ ही घूर, गड्ढा, खलिहान व सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नानपारा तहसील में तैनात कुछ अधिकारी कर्मचारी इन आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे। ताजा मामला नानपारा तहसील क्षेत्र का है, जहाँ एक ओर एसडीएम नानपारा द्वारा अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सह लेखपाल द्वारा न सिर्फ आदेश की अवहेलना की जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर गलत आख्या भेजकर पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया गया। पीड़ित द्वारा दिनांक 1 जनवरी को विधिवत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कब्रिस्तान व खलिहान की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई के बजाय जिम्मेदार कर्मचारी मामले को उलझाने और साथ ही संरक्षण देने में जुटे दिखाई दे रहे थे। सबसे गंभीर बात यह है कि सीएम पोर्टल पर गलत निस्तारण दिखाकर न सिर्फ पीड़ित के साथ अन्याय किया गया है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन है वह प्रभावशाली व्यक्ति जिसके संरक्षण में यह लेखपाल एसडीएम के आदेश को भी नजरअंदाज कर रहा है। क्या नानपारा तहसील में मुख्यमंत्री के निर्देश केवल कागजों तक सीमित रहते हैं? क्या दोषी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होगी या फिर पीड़ित यूं ही न्याय के लिए भटकता रहेगा?
मेरा नाम मंजूर हसन है, बरदहा बाजार का रहने वाला हूँ। तहसील ननपारा, थाना खैरेघाट, जिला बहराइच। हमने 1 जनवरी 2026 को जो है 1 जनवरी 2026 को जो है खलियान के बारे में, खलियान पे लोगों ने आक्रमण कर रखा है दबंगों ने। और कब्रिस्तान हमारा जो है हाईवे रोड से है, कब्रिस्तान के रोड के दोनों तरफ गाटा संख्या 188 और गाटा संख्या 190, इसको मैंने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया और जो है क्या कहते हैं SDM को ऑनलाइन किया। उसके बाद नेकपाल मौके पर आए, 13 जनवरी को जो है आए और उसके बाद 10 दिन का उनको जो है दुकानदारों को यानी किया गया टाइम। उसके बाद कहा इसके बाद कार्रवाई होगी। उसके बाद 24 जनवरी को फ़ोन आ जाता है कि जो है तुम्हारा निस्तारण कर दिया गया। और उसमें जब हम कागज़ निकालते हैं तो उसमें लिखा होता है कि नोटिस दे दी गई है, 20 लोगों का कब्जा है, लेकिन ना कब्जा हटा, ना दुकानें हटी और ना किसी को नोटिस यहाँ मौके पे दी गई है। फर्जी ऐसे नोटिस कागज़ पे बना दी गई है। फिर मैंने जो है 27 तारीख को जो है 27 जनवरी को जो है DM साहब के यहाँ दिया, शिकायत दर्ज कराई। फिर वहाँ से आदेश हुआ। फिर 24 तारीख को मैंने जो है SDM साहब को फिर प्रमुख जी के पैड पर शिकायत कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना कब्जा हटाया जा रहा है। और जब नेकपाल से बात की जा रही है, SDM से बात की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कार्रवाई जारी है। नेकपाल 1 जनवरी से 13 जनवरी से कहता है कि नोटिस के बारे में हम साइन करा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान जी से निवेदन है कि जो है इनके ऊपर यानी कड़ी कार्रवाई करके और कब्जा जो है खलियान का और जो कब्रिस्तान का जो है हटवाया जाए। खबर सीतापुर से है, जहां शराब के नशे में खूनी वार ताऊ की हत्या, आरोपी भतीजे मौके से हुए गिरफ्तार। जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र की चौकी तिहार अंतर्गत ग्राम पंचायत सहरोई के सिकटिया गांव में बीते एक रात सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। मामूली घरेलू विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक व्यक्ति ने अपने ही ताऊ की जान ले ली। जानकारी के अनुसार अनूप कुमार पुत्र राधे श्याम शराब के नशे में घर पहुंचा और घर आते ही उसके भाई ने शराब पीने को लेकर उसे टोका है, जिस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी बात से अनूप और साथी अधिक उग्र हो गया और उसने अपने ताऊ पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंगाराम गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तिहार चौकी पुलिस सक्रिय हुई है और चौकी इंचार्ज इंद्रजीत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घटना के बाद थाना अध्यक्ष शामू कनौजिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी अनूप कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई प्रचलित है। घटना के बाद सिकटिया गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाड़ी पूछ भी गई तो बड़ा वाला बोला कहीं से देखो भाई करे कहीं आहे बारात ये करे नहीं गई। हाँ ये हाथ के बात में हाथ के में मारे लाग सबका। अच्छा दारू के लिए विवाद हुआ, दारू पी कर आए थे? हाँ दारू पी कर। अच्छा ये कैसे चली बाइक? गाड़ी पंजाब बारी सब है तोरी पूछ के रहे सब। अच्छा 56 नोच बारी नहीं मोबिया लखा रहता हूँ। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है राधा। आप मरने वाले के कौन है? जो मरे हैं व्यक्ति का क्या नाम है? वो जेठ रहा है। अच्छा जेठ। मारा किसने? हमारी ननों का है। अच्छा आपका बेटा था वो? हाँ हमारा बेटा वो। कल दिनांक 6/2/2026 को रात्रि करीब 11:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना इमलिया सुल्तानपुर ग्राम सिकटिया निवासी गंगाराम को उसके भतीजे अनूप ने झगड़ा करते हुए शराब के नशे में उसके सर पे किसी चीज से वार कर दिया था, जिससे गंगाराम काफी घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस मौके पहुंच करके गंगाराम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान गंगाराम की मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना इमलिया सुल्तानपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना इमलिया सुल्तानपुर के द्वारा किया जा रहा है।
जनपद शाहजहांपुर थाना जैतीपुर गांव जरगवा के रहने वाले विकेश की पत्नी कंचन 5 फरवरी को अपने मायके किसी शादी समारोह में अपने 3 वर्षीय मासूम लव के साथ आई थी, तो 6 फरवरी को मासूम लव बच्चों के साथ अपनी ननिहाल अलापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में तालाब के किनारे बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया और वह तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने जब उसे तत्काल तालाब से निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और मौत की सूचना पुलिस को दे दी गई थी और साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। नाम है तुम्हारा? विकेश। कहाँ के रहने वाले हो? गढ़िया ग्राम पंचायत जरगवा, पोस्ट व थाना गढ़िया रंगीन, ब्लॉक जैतीपुर। अच्छा, ये क्या मामला है जो तुम्हारे बच्चे की डूबकर मौत हुई है? बच्चा नलियान में आया था बारात में, तालाब के किनारे बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक पैर फिसल गया और तालाब में डूब गया। अचानक उसकी मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम लव। कै साल का था? करीब 3 साढ़े 3 साल का। एसडी पब्लिक स्कूल रामनगर में हर साल की तरह वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद उज्जवल रमन सिंह मौजूद रहे हैं। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर अनावरण किया है और स्कूल के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। इस अवसर पर सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रतिभा की सराहना की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वार्षिक उत्सव का उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। मथुरा के कलेक्टर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश धनगर ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के नाम बदलकर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस के समय पर चलाई गई मनरेगा योजना का भी नाम बदल दिया गया है, जो कि पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था। अब भाजपा सरकार ने इसे योजना का नाम बदल दिया है और इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है। के प्रधानमंत्री जहां विदेशों में जाकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के जाकर सीधे साष्टांग प्रणाम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना चल रही थी मनरेगा, उसका नाम बदलकर बीबीजी रामजी नाम रख दिया है। और उसमें जो श्रमिकों के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी की योजना थी, भत्ते की गारंटी की योजना थी, उसको 125 दिन का 60 दिन कम कर दिया है। तो बताइए 65 दिन उनको काम देने का प्रावधान हुआ और मांग किया कि उनको 500 रुपये, एक कोई बेलदार या कोई मजदूरी के लिए जाता है तो उसे 500 रुपये मिलते हैं। यह सरकार उनको 250 रुपये देने का काम कर रही थी। हमारी मांग है जो मनरेगा में जो 100 दिन का काम उनको मिलता ही मिलता था, लेकिन उसके आगे भी उनको दिए जाने का प्रावधान था। भारतीय जनता पार्टी चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, कोई ऐसा जन समुदाय नहीं बच रहा है जिनको उनकी आवाज़ को दबाने का काम ही नहीं, उनको कुचलने का जो काम कर रही है। और
जो अंग्रेजी हुकूमत थी, हिटलर और तानाशाह का उनका जो रवैया है, उसको अपनाकर आप देख रहे हैं देश की तमाम आवाम के ऊपर किस तरह का थोपने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मनरेगा जो नाम था, महात्मा गांधी जी का जो नाम था, उन्होंने इस देश के अंदर धोती और लंगोटी को, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। उन्होंने पूरा अपना जीवन पूरे संघर्ष में समर्पण त्याग के साथ देश के लिए उन्हें बलिदान किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आपने इस देश की आज़ादी में क्या भूमिका रही? आप एक नेता का नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बताओ जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया हो, शहादत दी हो। हमारी मांग है कि महात्मा गांधी मनरेगा जो योजना थी, उनका नाम मनरेगा रखा जाए, बीबी राम जी को हटाया जाए। और आपका कहना है कि सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है भाजपा? आप बिल्कुल नाम बदलने का ही काम कर रही है, इसमें कोई दूसरा काम नहीं है। जहां आप देखो लंबी फहरिस्त थी, जहां कांग्रेस के शासन में जो उन बिलों को लेकर आया जाता था, उसको लेकर ये सड़क पर नंगा नाच करते थे। आज उन्हीं बिलों को बदलकर और नाम बदलकर उन्हीं योजना को ये लागू करने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता जान भी रही है और समझ चुकी है। हमारी मांग है तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी के मनरेगा नाम था उसको रखा जाए और बीबी जी जो नाम जी रखा है उसे बंद किया जाए। जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव ललुआ नगला में रहने वाले 30 वर्षीय बालकिशन पुत्र राम सिंह कल शाम के समय अपने चाचा ब्रजपाल पुत्र प्रीतम सिंह के साथ बाइक द्वारा अपनी रिश्तेदारी से दावत खाकर अपने घर आ रहे थे तो कादर चौक थाना क्षेत्र के कस्बा कादर चौक में सामने से आ रहे ट्रैक्टर जेसीबी मशीन सहित ने दोनों बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भतीजा बालकिशन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि चाचा ब्रजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक बालकिशन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चाचा ब्रजपाल को उपचार के लिए सीएचसी कादर चौक में भर्ती कराया गया और साथ ही ब्रजपाल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन में भी कोहराम मच गया है। नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ललुआ नाला। क्या मामला है जो बेटे की मौत? मामला मतलब बेटा हमारा मतलब जो है दावत खा के आ रहे और इतने ट्रैक्टर वहाँ में जेसीबी जुड़ी बजरी बंदवारी सामने से टक्कर मारी। अच्छा। हाँ। साथ में कौन था? साथ में ब्रजपाल। अच्छा, तो किसकी मौत हुई है? मौत भाई मतलब बालकृष्ण की। अच्छा, बालकृष्ण हमारे बेटा हैं। अच्छा, और ब्रजपाल? ब्रजपाल चाचा। वो घायल हो गए? वो घायल हो गए। अच्छा अच्छा। जौनपुर जिले में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश सरकार के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर बोर्ड परीक्षा और जनगणना को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, जबकि इनका पंचायत चुनाव से कोई टकराव ही नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायत राज मंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और आयोग ने मतपत्रों की छपाई कराकर उन्हें सभी जिलों में भेजना भी शुरू कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 28 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर फैल रही अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। अनुप्रिया पटेल जी पीडीए हैं, इनका तो वोट नहीं काटा जा रहा है, वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं और जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग अपना वोट बढ़ाने का काम, वोट कटवाने का काम, नाम संशोधन करने का काम वो सब कर रहे हैं। हर बूथों पर लोग लगे हैं। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये सरकार का काम नहीं, ये चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है और जितनी निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करा रहा है, अभी जो डेट बढ़ा है 1 महीने का, अब यहाँ तक कह दिया चुनाव आयोग कि जिसका नाम कट रहा है जब तक वो नहीं कहेगा तब तक नहीं कटेगा। अब इस पे पूछेगा कि अखिलेश जी अब आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि भाजपा झंडा अपने बिल्डिंग पे लगा दे। तो विपक्ष के नेता जो जीत के गए सदन में, इन लोगों को तो पहले रिजाइन दे देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उसी चुनाव आयोग के आदेश पर
ये लोग सांसद हुए, विधायक हुए हैं, और उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले कि अगर ये गलत है तो फिर उससे पहले तो आप लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए कि गलती से हम लोग जीत गए हैं। 2027 की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। 22 तारीख को आपके यहाँ भी हलचल रहेगी। क्या? आजमगढ़ में अरवला एक जगह है और 50 बीघे का मैदान एक्वायर किए हैं। 1 लाख लोगों को जुटाएंगे, वहीं से बिल्कुल 27 का बजाएंगे। आगे चल के पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। देखिए, भ्रम की जो स्थिति है, SIR की वजह से भ्रम है, आगे परीक्षा की वजह से भ्रम है, जनगणना का ऐलान उससे भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके हर जिले में पहुंचा चुका है। मतदाता सूची का प्रकाशन, आपने आपत्ति देखा, सब लोगों ने आपत्ति किया, उसका निस्तारण हो गया है। 28 तारीख को मतपत्र का प्रकाशन होने जा रहा है, मतदाता सूची का। चुनाव समय पर होगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस बार विधानसभा 2027? हम लोग देखिए कुल 62 सीटों पर तैयारी बढ़िया से करते हैं। अच्छा। जहां ग्रास रूट से बूथ का, सेक्टर का, ब्लॉक का विधानसभा कमेटी बना के हमारे नेता एकदम तैयारी में हैं। अब गठबंधन में हम लोग कई दल के लोग हैं, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब समझौते में जो सीटें मिलेगी उसी पे लड़ा जाएगा। ये है कि उसी 62 में से लड़ेंगे। मतलब आपकी डिमांड 62 की है? बिल्कुल। पंचायत में अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में? नहीं, अकेले कहाँ, ये पार्टी का चुनाव होता है। ये तब फिर ही चुनाव होता है ना, कोई सिंबल पार्टी थोड़ा देती है। एक पार्टी से 4-5 गो पार्टी लड़ जाते हैं भीड़ की। तो क्या विधानसभा चुनाव पहले होगा पंचायत चुनाव या फिर उसके बाद? क्योंकि काफी यह समय पर होगा। यही भ्रम की स्थिति बताए ना कि जो आपके जनगणना का सवाल है, परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का सवाल है, SIR का सवाल है, इसी से लोग भ्रम में हैं। लगातार अखिलेश यादव जो है चुनाव आयोग कह रहे हैं कि भाजपा के साथ ये काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले सरकार उनकी थी तो उस समय चुनाव आयोग किसके साथ पर था? 60 साल कांग्रेस की सरकार थी देश और प्रदेश में। उस सरकार में सहयोगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी रही केंद्र में, प्रदेश में भी गठबंधन में लोग रहे। उस समय भी तो यही चुनाव आयोग था ना। उस समय किसका झंडा बांधता? अच्छा, आपने 62 सीट का चयन कर लिया है, तो जौनपुर में कौन सी सीट है? अब आपको कहें बताएं। आपके यहाँ विधायक, जौनपुर के विधायक आपके दिखाई देंगे? विधायक हैं, आप कहीं रहेंगे या कहीं और भी चले जाएंगे? अरे वो कब कहिए कि चली गया वो तो समाजवादी पार्टी का झंडा टांग के उसी दिन से घूम रहा है जिस दिन से जीता है। खुलेआम टोपी लगा के घूमता है, गाड़ी में उसके झंडा लगा हुआ है। वैसा लायक विधायक तो हमने पूरे देश में नहीं देखा। ऐसा लायक विधायक गठबंधन तो आपने किया था ना सपा से। देखिए, यही बात मैं जब कहता हूं कि अखिलेश जी जैसे धोखेबाज, तो लोगों को बुरा लगता है। ये साबित है ना, आपके जिले में जफराबाद में विधायक हमारी पार्टी, हमारे सिंबल से है, झंडा क्यों लगा रहा है वो सपा का? तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कार्रवाई करें? निकाल दीजिए या करेंगे? निकाल के पार्टी क्या करेंगे? पहले ये तो जान लीजिए कि हमारी पार्टी अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी नहीं कुछ उखाड़ पा रही है। गए हैं ना विधायक उनके, वो क्या कर ली? तो राजी दल है ना यार, हम क्या कर पाएंगे? सिंबल आपका रहेगा, पार्टी के दूसरे विधायक रहेंगे। देखिए, जो स्थिति अखिलेश यादव जी ने मेरे साथ तैयार किया, जो स्थिति कहा, सीटें तो उन्होंने दिया हमको 16 को, लेकिन ये कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा। हमको भी कहा कि हमारी सिंबल से लड़िए। हमने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रत्याशी भी होगा, हमारा सिंबल भी होगा। अंतिम दौर में होते होते तब ये तय हुआ कि अच्छा आप 2-3 लोग लड़ लो और शेष हमारी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ा दो, सिंबल अपना दे दो। आपके जौनपुर में देख लीजिए, आपके बनारस में झंडा लगाया घूम रहा है, आपके बगल में चलो
किसी भी जिले में चलो देखो 2027 के चुनाव में जो सीटें आपको मिलेंगी, आदमी पूछिए, हम खड़ी है। हाँ बताइए सर। 2027 जो भी सीटें आपको मिलेंगी, आपके ही झंडे से प्रत्याशी लड़ेंगे, भाजपा के झंडे से लड़ेंगे? क्या दिखा 2017 में? नहीं, 2017 नहीं, 8 सीटें मिली थी। आटो अपनी पार्टी का प्रत्याशी रहा, अपना झंडा रहा, अपना डंडा रहा, सहयोगी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। अनिल राजभर जी के क्या प्रकरण है? देखिए, वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा है। वाह। अच्छा, आप उनके चचा हैं। इस बार अखिलेश यादव की क्या हालत होने वाली 27 में? जो 2017 में हुआ था उससे भी बुरा हाल हुआ। लोकसभा तो अच्छा लगे। कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव आप उठा के देखिए। इसी अगर हम जौनपुर लोकसभा की बात करें तो एक प्रत्याशी मौर्य लड़ा, 3 बिरादरी के लोग लड़े ना मात्र, और उसी लोकसभा में कम से कम 8 से 10 बिरादरी के लोग हो जाएंगे। जो वोट एक जगह पोल हुआ वो वोट कई विभागों में बटे, कई जगहों बढ़ जाएगा। एक बड़ा चर्चित मामला रहा है शंकराचार्य जी के, आपका बयान भी खैर आया था, वो लौट गए बिना स्नान किए। मन चंगा था कटौती में नहा। रोज गंगा जी में से पानी लिया के नहा लेते थे। कोई देखा था 4 बजे जब सुतल रहा था तो 2 बाल्टी लिया के नहा लेते। तब का किए? आप बताइए कि गंगा जी के किनारे कोई इतने दिन बिना नहाए रहेगा? तो कहते कि अरे अब कहने के लिए, अब आप बताइए कि शंकराचार्य का काम है समाज में सद्भाव पैदा करना, कि मुख्यमंत्री से लड़ना, प्रधानमंत्री से लड़ना, उनके खिलाफ बोलना, ये साधु महात्मा को शोभा नहीं देता है। ये शोभा देता है नेतागिरी करने वाले विपक्ष के लोग। जौनपुर आना हुआ, इस समय लगन का टाइम चल रहा है। पार्टी के नेता हैं अरविंद सिंह, उनके बेटे का तिलक, उसी तिलक में हम लोग जाने की तैयारी में आए हुए हैं। अखिलेश यादव बहुत शोर मचा रहे हैं कि SIR में PDA का वोट काटा जा रहा है। हम भी तो PDA हैं, केशव मौर्य जी भी PDA हैं, संजय चौहान जी PDA हैं, अनुप्रिया पटेल जी PDA हैं। इनका तो वोट नहीं काटा जा रहा है, वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं। और जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग अपना वोट बढ़ाने का काम, वोट कटवाने का काम, नाम संशोधन करने का काम वो सब कर रहे हैं। हर बूथों पर लोग लगे हैं। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग SIR करा रहा है और जितनी निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करा रहा है। अभी जो डेट बढ़ा है 1 महीने का, अब यहाँ तक कह दिया चुनाव आयोग कि जिसका नाम कट रहा है जब तक वो नहीं कहेगा तब तक नहीं कटेगा। अब इस पे पूछेगा कि अखिलेश जी अब आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि भाजपा झंडा अपने बिल्डिंग पे लगा दे। तो विपक्ष के नेता जो जीत के गए सदन में, इन लोगों को तो पहले रिजाइन दे देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उसी चुनाव आयोग। खबर बदायूं से है, जहां पिकअप और बाइक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। थाना कादर चौक क्षेत्र के बदायूं कादर चौक रोड पर सैफुद्दीन नगला गांव के पास कल शाम करीब 6 बजे पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, मृतक सुदेश पुत्र सतीश उम्र करीब 28 वर्षीय घायल हो गया है और मोहित पुत्र राजेश उम्र 30 वर्षीय निवासी भोयश थाना जरीफ नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों की सूचना और साथ ही नौशेरा गाँव के रिश्तेदार ने दी है और साथ ही सुदेश ने 3 बच्चों और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में रो रो कर बुरा हाल है सभी का। जो आपका बेटा सुदेश की कैसी मौत हो गई? ये बाइक से जा रहे अपनी मोटरसाइकिल पे, हाँ। अपनी ससुराल के लिए जी, तो वहाँ पे रास्ते में पिकअप से मौत हो गई। पिकअप से बाइक टकरा गई? बाइक टकरा गई।
अच्छा, मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही। सूचना आपको किसने दी? सूचना हमें मिली, अरे ये रिश्तेदार है हमारे नौसरा के, उनके जरिए से। घटना कहाँ हुई थी? घटना हुई वो इन्हें मालूम है। चलो ठीक। रामनगर से खबर है, जहां अंबेडकर नगर में भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण सांसद उज्जवल रमण जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भावी जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद रहे हैं। इस आयोजन में लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया और उनके विचारों को याद किया। सांसद उज्जवल रमण जी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार आज की प्रासंगिक और साथ ही हमें उनके दिखाए मार्ग पर ही चलना चाहिए। देखिए, अभी हम रामनगर के अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। अंबेडकर जी का जो पुतला है उसका जो है अनावरण किया गया है, वो भी सांसद उज्जवल रमण जी के द्वारा जो है किया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों ने जो भीमराव अंबेडकर जी का पुतला का आज अनावरण हुआ है वो भी सांसद जी के द्वारा हुआ है, तो कभी जो है मूर्ति जो है आप लोग कैसे सोचते हैं कि स्थापित किया जाना चाहिए? बिल्कुल मूर्ति स्थापित किया जाना चाहिए और अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि उस मूर्ति की कुछ लाइफ रहे। जी नहीं, आपके दिल में कैसे आया, आप लोगों के दिल में कैसे आया कि हमें जो है मूर्ति यहाँ पे बैठाया जा सके, कैसे आप लोग सोचते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है जी कि हम लोग या हम लोगों के पूर्वज जी उन्हीं के दम पर आज हम लोग हैं। यदि शायद वो न होते तो शायद हम लोगों का यहाँ वजूद न होता। जी तो हम लोग उन्हें एक देवता की तरह पूछते हैं। जी इसलिए जो है उनका अनावरण यहाँ किया गया। जी सबके अंदर बहुत ही जबरदस्त भाव है उनके प्रति। जी अब भाव की वजह से ही उनका ये अनावरण किया गया। क्या कहेंगे, अंबेडकर जी का जो मूर्ति है उनका अनावरण हुआ है, क्या कहेंगे? अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए हम कहेंगे क्या कि अंबेडकर जी ने जो संविधान इस देश के लिए दिया है, हर वर्ग, हर नागरिक, हर जात के लिए जीने का अधिकार दिया है, पहले तो मैं उनको नमन और प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जो संविधान रचा है उस संविधान को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो कि हर आदमी, हर नागरिक को उन्होंने एक बराबर का सम्मान दिया है। चाहे वो राष्ट्रपति हो उसका भी अधिकार वही है, चाहे आम नागरिक हो। अच्छा, ये किसके द्वारा जो है बैठाया गया? ये तो माननीय सांसद श्री उज्जवल रमण सिंह के द्वारा बैठाया गया है और उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के जो इतिहासकार हैं माननीय अंबेडकर जी, जिन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर नागरिक को सम्मान देने का कार्य किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी के बारे में आज भाजपाइयों से पूछिए, इसका सवाल हमसे मत पूछिए। जैसे जगह जगह पे इसका विरोध हो रहा है और जगह जगह पे इसका समर्थन भी लोग कर रहे हैं। ये अंधभक्त इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। इसमें कोई टिप्पणी नहीं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं। इसमें आप पूछिए बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पेवर अंधभक्त हैं, जो 5 किलो राशन में देश को एकदम गर्त में ले जा रहे हैं, उनसे आप पूछिए। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जब एक भावी जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायती का जो है चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो उस जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि भारतीय झूठा पार्टी के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। पहले इसने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, सिख ईसाई को लड़ाया, फिर आज जाके इसने हिंदू हिंदू को लड़ाने का काम कर रहा है। फूट डालो राज करो, तो भारतीय झूठा पार्टी है। तो इसके बारे में हम कुछ क्या कहना चाहेंगे? इसी भारत देश में चाहे वो कोई भी जात के वर्ग हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या वो ब्राह्मण हो, सभी इसी भारत में जन्म लिए हैं, तो जीने का हक तो सबको होता है और सब एक बराबर हैं। तो फिर यूजीसी और इसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों को गरीबों का खून पीने की आदत पड़ गई है। जब लड़ाई नहीं कराएंगे तो मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं चुनाव जीतने का, तो यही कराएंगे। अभी तक हिंदू मुस्लिम से इनकी दाल रोटी बहुत मस्त चल रही थी, अब वो जब बंद हो गया तो अब एक ले आते हैं यूजीसी।
यूजीसी के बारे में कोई सांसद या कोई विधायक बीजेपी का कुछ बोला है? नहीं बोले हैं। उधर जा रहे हैं SC OBC के पास बोल रहे हैं मैं सामान्य को दबा रहा हूँ, और सामान्य के पास आ रहे हैं कह रहे हैं मैं SC ST OBC को दबा रहा हूँ। क्या इसमें बोर्ड का जो है बहुत बड़ा योगदान है? बस बोर्ड का खेला कर रहे हैं वो लोग, और कुछ करेंगे नहीं। उनसे महंगाई पे बात मत करिए, शिक्षा पे बात मत करिए, स्कूल का बजट पे बात मत करिए। टंकी बन गया है पानी। नशा पे जो ज्यादा टैक्स है वो लागू हो गया है। जो गुटखे थे, जो तंबाकू थे, उसपे ज्यादा टैक्स लग गया है। उसका जो चार्ज है वो भी बढ़ चुका है। उसमें उन लोगों को पता है ना कि जो भी दारू पी रहे हैं घर में सब्जी रोटी भी ले जा रहे हैं, वो पीना बंद नहीं करें, उनके यहाँ सब्जी रोटी भी जाना बंद हो जाए। सरकार की रणनीति यह है 5 किलो राशन में देश को खरीद लो। अच्छा, एक सवाल हम और करेंगे। कहा जाता है कि मस्जिद और मंदिर खाली पड़े हुए हैं, और जो ठेका है वो क्यों नहीं खाली पड़ा है? उसपे लोग लाइन लगाए बैठे हुए। अब ये तो पीने वाले ही बता सकते हैं, हम तो इसमें कुछ कहेंगे नहीं। पर हम यही कहेंगे, नशा छोड़िए, घर परिवार देखिए। और नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही यही है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पे आप निशाना साध रहे हैं। भैया निशाना क्या साध रहे हैं? स्कूल बंद करके जो दारू खाना खोल रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? 27,000 पिछले साल स्कूल बंद हुआ। हमारे सांसद माननीय संजय सिंह ने इसका आह्वान किया। हम लोगों का यहाँ पे एक भी न तो सांसद है न तो विधायक है, हम लोगों ने सबसे पहले इसकी आवाज उठाई। अच्छा बताइए, गरीब हर जगह पीछा क्यों जाता है? गरीबों का ही जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। आप भी एक भावी जिला पंचायत सदस्य हैं, आप भी जिला पंचायती लड़ने का जो है मुद्दा ठान बैठे हैं कि हम जो है जनता के प्रति कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कल आपको यही जनता चुने जिला पंचायती, आप जीतने के बाद इस जनता को भूल जाए? फिलहाल ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं है। हमारी राजनीति एकदम साफ सुथरी रहेगी, न तो दलाली रहेगा, न तो बजाजी रहेगा, न तो किसी का कोई काम कराने का कोई चार्ज रहेगा। जो रहेगा निस्वार्थ रहेगा। अब लोग क्या कहेंगे उसके लिए मैं नहीं बता। आज आप लोगों के दिलों में कैसा लग रहा है जिस तरह से आज भीमराव अंबेडकर जी का जो पुतला है यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका अनावरण किया गया है सांसद जी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मूर्ति अनावरण का मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो उनको देखकर उनके रास्ते पे चले, पढ़े लिखे। ठीक है, हम लोगों के साथ जैसा हुआ या हमारे बुजुर्गों के साथ जैसा हुआ वैसा उनके साथ ना हो, वो भी पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ अच्छा सा कार्य करें। ठीक है, आज उन्हीं के नाम पर इस गांव का एक अच्छा सा नाम दिया गया अंबेडकर नगर, जो कि हमारे रामनगर ग्राम सभा से एक हटकर ग्राम होगा। हमारे बहुत से पूर्वे हैं, इसलिए उनका एक अलग नाम दिया गया है, अंबेडकर नगर दिया गया है, ताकि उससे हमारे जो बच्चे हैं उन जाने कि हाँ किनके नाम पर यह नाम दिया गया है। कुछ लोग अंबेडकर नगर को जानते भी नहीं है। नहीं जानते, क्योंकि ये नया नाम है, नया ग्राम चुना गया है, इसलिए रामनगर ग्राम सभा के अंदर आया है अंबेडकर नगर। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सर। और क्या कहना चाहेंगे नेताजी आप? हम यही कहेंगे कि 2027 में वोटिंग करने से पहले आप लोग सोचिए अपने बारे में, अपने आने वाले भविष्य के बारे में। किसी भी नेता किसी भी पार्टी के लोगों के बहकावे में न आए, और हर आदमी से यही कहेंगे कुछ करे या ना करे, बच्चों को जरूर पढ़ाए। बिल्कुल, शिक्षा जरूर है, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बच्चे हमारे विकास हैं, आज नहीं वो कल के भविष्य हैं। तो कोई यही इसी जमीन से कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई SDM बनेगा। अगर वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, गलत लत में चले जाएंगे तो कैसे हमारे देश का विकास होगा, कैसे भविष्य जो है संवरेगा बच्चे? हम लोगों से यही कहेंगे कि खाएं एक रोटी कम, बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और अपने यहाँ के जो भी सांसद जो भी विधायक इस समय मौजूद में है, अगर वो आप लोगों के पास आए तो आप उनसे कहिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, राज्य सरकार में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए। रामनगर आप अस्पताल में जाके देखिए, यहाँ पे कायदे से गरीब बच्चों को जा रहे हैं, दवा नहीं मिल पा रही है, अमीर आदमी तो कहीं भी पैसा है भाग जा रहे हैं। तो सरकार को केवल शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि ये जो 27,000 की कुछ दारू की दुकान गली गली तक पहुंच गए हैं, इसको कम करके स्कूल का बजट बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए। देख अभी हम वही अंबेडकर नगर में मौजूद थे। आज अंबेडकर जी के जो पुतला उसका जो है अनावरण किया गया, वो भी माननीय उज्जवल रमण सांसद जी के द्वारा जो है उज्जवल रमण सांसद जी यहाँ पे पहुंचते हैं और अंबेडकर जी के पुतला का जो है अनावरण करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो है मूर्ति लग रहा है, और ये अंबेडकर नगर के जो लोग हैं उनमें जो है काफी खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है।
मदरसा जामिया तरतीलुल कुरान हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए आज 1 दर्जन लोगों ने लखनऊ जवाहर भवन जिला अल्पसंख्यक निदेशक अमित कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया है। इस दौरान मदरसे के अध्यापकों ने कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि तहसील हसनगंज में परीक्षा केंद्र और साथ ही वहां पर उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए अभी भी परीक्षा केंद्र दूर है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बोलिए मैं परवेज़ आलम मिसबाहुल उलूम मदरसा धानापुर चंदौली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से आज लखनऊ में पड़ा हुआ हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं राजभवन और पता नहीं कहाँ मैं चक्कर लगाया। उसके बाद राजभवन और उसके मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के पास गया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब, मैं इनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जो है आप डिप्टी रजिस्ट्रार जाइए। डिप्टी रजिस्ट्रार जब गए तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला और उसके बाद कहा कि जो है डिप्टी रजिस्ट्रार ने जब दरवाज़ा नहीं खोला अंदर से आवाज़ दे रहे हैं कि तुम अपनी लड़कियों को कैद रखते हो और जो है इसी बहाने तुम्हारी लड़कियां जो है 60-70 किलोमीटर घूम लेंगी। ये भी कोई बात हुई? हमारी लड़कियां 60-70 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए 60-70 किलोमीटर जाएंगी तो पढ़ाई कब करेंगी? किसने बोला ये बात? डिप्टी रजिस्ट्रार के अंदर से आवाज़ आई। अच्छा। और ये के बात करने का तरीका, उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अच्छा। और उसके बाद जो है मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मदरसे हैं मदरसा बोर्ड के, उनके उसी मदरसे में सेल्फ सेंटर करवा दिया जाए और हमारे मदरसे में जो हमारा धानापुर मिसबाहुल उलूम है उसमें CCTV कैमरे के जो है इंतजामात हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे मदरसे में ही सेल्फ सेंटर बना दिया जाए। ठीक। किस विषय को लेकर आए थे? जी देखिए, हम लोग का आने का मकसद ये था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, आज से 50 साल से जो सेंटर यूपी बोर्ड के होते थे वो 5 से 10 किलोमीटर दायरे के अंदर होते थे ताकि बच्चे आसानी से पहुंच जाएं अपने एग्ज़ाम के दिन और पहुंच के अपने इम्तहान दें। अभी मदरसा बोर्ड के जो सेंटर दिए गए हैं वो 50, 60, 65 किलोमीटर दूर हैं। अब ये बताइए, जो बच्चियां हैं जिनको जाना है, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस तरीके से जाएंगे? वो उनको तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब वो अगर इस वजह से इम्तहान को छोड़ देंगे तो ये होगा कि साहब देखिए मुसलमान हैं, हमने तो इनका इंतज़ाम किया था और ये इम्तहान भी नहीं दिया और कोई आए नहीं, इम्तहान नहीं देने कोई नहीं आया तो इसको चलो मदरसा बोर्ड को बंद कर दो। ठीक उसी देखा जाए जैसे धामी ने अभी वहाँ मदरसा बोर्ड को बंद किया है, उसका परमिशन कैंसिल कर दी। ये वही उसी की रणनीति यहाँ भी बना रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दें। तो इससे हम अपने मंत्री जी से, राजभर मंत्री और जो डिप्टी मिनिस्टर हैं अनीस मंसूरी, क्या नाम है इनका, दानिश आज़ाद, इनसे आपके चैनल के द्वारा आग्रह करते हैं कि इस सिम पे ध्यान दें और इन बच्चियों के लिए जो सेंटर है वो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर रखें। इसलिए सब मदरसे वाले परेशान हैं और हम लोग के पास भी इसके काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि इसको जो है किसी सूरत से इसको जल्द से जल्द इसको दिखाया जाए और ध्यान दिया जाए इसके ऊपर और ये सेंटर को बहुत करीब अपने शहरों के अंदर रखें, शहर तो बाहर नहीं, वरना वो लड़कियां कैसे जाएंगी? एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि वो पहुंच भी नहीं सकती हैं वहाँ पे, तो फिर कैसे होगा? ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बोलिए जी, आज यहाँ पर आए थे आप, तो क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, कितनी दफ़े जब मदरसे में गुमानियाँ होती हैं, कोई ख़िलाफ़ षड्यंत्र किया जाता है तो हम लोग हमेशा मदरसे आते हैं और यहाँ लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसको नहीं होना चाहिए। अभी इससे पहले अंजना सरोही और उनसे कई दफ़े हम लोगों ने उनको भी एप्लीकेशन भेजी। बहरहाल ये मदरसा तो एक बहाना है, मुसलमानों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है।
इस देश के अंदर मुसलमान जो है सेकंड आबादी है पूरे भारत में, उसके बावजूद मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, कभी मदरसे के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी SIR के बहाने। मतलब मुसलमानों को पता नहीं कहाँ छोड़ के आएंगे ये, कहाँ ये छोड़ के आएंगे मुसलमानों को। ये मुसलमान इस देश के अंदर सेकंड नंबर की अक़लियतों में है, आप कहाँ उन्हें छोड़ के आएंगे। ये लगातार मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कभी मदरसे के बहाने, कभी किसी के बहाने। अब आप बताइए 60-65 किलोमीटर दूर पे आपने जो है सेंटर डाल दिए हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ। अभी मुझे यहाँ से अगर रहीमाबाद जाना है तो मैं कै बजे निकलूँगा, कै बजे हमारी बेटियाँ बहनें निकलेंगी, कै बजे तैयार होंगी, कै बजे पहुँचेंगी। रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, आप तो उससे पल्ला झाड़ लोगे। हमारी इस पोजीशन में हम ये आए थे कि हमारी जो बात है, पास में सेंटर बनाए जाएं, बच्चों के एग्ज़ाम जो निगरानी में कराए जाएं। हम कोई बेमानी चोरी वाली बात नहीं बताने आए, हम निष्पक्ष एग्ज़ाम हो और पास हो, इसीलिए हम आए। और मेरे साथ और भी लोग हैं, जैसे कि अभी उस्मान अंसारी साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उस्मान अंसारी साहब से भी अपनी बात पूछ लें। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या थी जो आज आप लोग यहाँ पे आए? मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम है 9 फरवरी से, और आज मदरसा बोर्ड के तमाम कर्मचारी भाई, ये है मदरसा बोर्ड। इस बात को देखना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे ज़िले हैं, ख़ास करके जैसे अमरोहा है, चंदौली है, यहाँ पर जो सेंटर है, जो नियम यह है कि 5 से 10 किलोमीटर तक के दूरी में बोर्ड के सेंटर होना चाहिए, जो हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष इम्तिहान मुंशी मौलवी आलिम के हैं। मगर उसको हटा करके 80 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे, अभी तो ये तो 2 ज़िलों की मेरे पास कंप्लेन आई है, और ऐसे मुतअद्दिद अज़ला है उत्तर प्रदेश में। और इंटेंशनली ये इस बात के लिए ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि लोग, बच्चे मदरसा बोर्ड में शिक्षा न ग्रहण कर पाएँ। क्योंकि जब अगर हमारे और आपके बच्चे, हम अपने आप पे देख लें कि अगर हाई स्कूल में जो हमारी बच्ची है उसको 80 किलोमीटर दूर जाना पड़े पेपर देने, तो कैसे जाएगी। मैं रजिस्ट्रार साहब से और डायरेक्टर साहब से ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर उनकी बेटी का एग्ज़ाम हाई स्कूल और इंटर का है और 80 और 85 किलोमीटर की दूरी पे, क्या वो भेजेंगे? सही बात। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे क्यों कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ? ये सरासर जुल्म है, सरासर अत्याचार है। इस अत्याचार के ख़िलाफ़ अभी डायरेक्टर के यहाँ, हमारे यहाँ तमाम लोग गए हैं, मदरसा बोर्ड के तमाम मदरसा जो जिम्मेदार हैं वो लोग गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं इससे पहले भी एक ज्ञापन दे चुका हूँ, एक आह्वान कर चुका हूँ, अखबार के ज़रिए से बोर्ड को आगाह कर चुका हूँ कि आज ही तत्काल प्रभाव से इस काम को किया जाए, और फ़ौरन वो सेंटर, अगर कहीं दूसरी जगह सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो सेल्फ सेंटर कर दिया जाए। सेल्फ सेंटर करके उन बच्चों के भविष्य को ख़राब होने से बचा ले, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नक्शे पे न चले, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी, वहाँ पर उन्होंने मदरसा ही बोर्ड का भंग कर दिया। वाह भाई वाह, ये शिक्षा से प्रेम है, ये शिक्षा से दुश्मनी है। साफ साफ ये है, जिस तरह से उन्होंने 27,000 स्कूल्स को बंद किए हैं और मय खाने खोले हैं, शराब खाने खोले हैं, यही लागू करना चाहते हैं कि लोग के हालात ऐसे बना दो कि लोग जो है पढ़ने ना जाएं, एग्ज़ाम ना दें, जाहिल रहें, अनपढ़ रहें और एक ठर्रा पी करके मस्त रहें, कोई सवाल पूछने वाला ना हो, ये वो चाहते हैं। पूरा परिचय इसको मैं डॉक्टर मोहम्मद मतीन खां, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 माह में 125 गुमशुदा मोबाइल बरामद हुए हैं, 25 लाख की संपत्ति लौटाई गई। जनपद हरदोई की सर्विलांस सेल ने आधुनिक तकनीकी का प्रभावी उपयोग करते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से विगत 3 माह में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए हैं, और लंबे समय से अपने मोबाइल की तलाश कर रहे लोगों को जब उनके फोन वापस मिले तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सर्विलांस सेल की एक कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पुलिस न सिर्फ अपराधों पर अंकुश लगा रही है, बल्कि आम नागरिकों को उनकी खोई हुई खुशी संपत्ति वापस दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। कुमार, कैसे मोबाइल हुआ था और कैसे मिला तुम्हारा? बाजार गए थे, वहाँ जेब से गिर गया और फिर हमने शिकायत की यहाँ, फिर वहाँ जिला हरदोई से पुलिस अधीक्षक यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है मोबाइल। क्या कहना चाहेंगे, कैसे? पुलिस अधीक्षक को बहुत, जिला हरदोई की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद।
ये आज दिनांक 7 फरवरी 2026 हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा लगभग 125 मोबाइल जो विभिन्न लोगों के गुम हो गए थे उनको बरामद किया गया है। इनकी जो कीमत का आकलन किया गया है लगभग 25 लाख की कीमत के ये मोबाइल है। इसमें सर्विलांस टीम के द्वारा निरंतर मेहनत की गई है और उनके द्वारा की गई कार्रवाई से ये सब संभव हुआ है। खबर हरदोई जिले से है, जहां हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र के हिया गांव में शुक्रवार दोपहर कच्ची दीवार गिरने से मलबे में 2 मनरेगा मजदूर दब गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना क्षेत्र के हिया ग्राम पंचायत में राम रतन के घर से बेचेलाल के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसमें शुक्रवार गाँव निवासी इसरार उर्फ गुड्डू व राजेंद्र 40 वर्षीय निवासी ग्राम नौतेरा थाना कासिमपुर मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे और मलबे में दोनों मजदूर दब गए हैं। ग्रामीण दोनों को मलबे से बाहर निकालकर सीएचसी वहां पर बेहिंदर लाए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। तो 26 को थाना कासिमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिया में प्रधानपति बेचेलाल पुत्र सुमेर निवासी हिया थाना कासिमपुर जनपद हरदोई द्वारा नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। नाले के पास में मौजूद अयोध्या प्रसाद की कच्ची दीवार अचानक नाले में गिरी, जिसके कारण नाले में निर्माण कार्य कर रहे राजेंद्र पुत्र चंद्रपाल निवासी नवतेरा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र लगभग 40 वर्ष, इसरार पुत्र सत्तार निवासी हिया थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र लगभग 45 वर्ष दीवार गिर जाने के कारण दीवार के नीचे दब गए, जिनको मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा सीएचसी बेहिंदर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा दोनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शवों के नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अनवैधानिक कार्रवाई मथुरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपा गया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करना उनका कर्तव्य है, लेकिन मथुरा जनपद की विभिन्न विधानसभा में विशेषकर 84 मथुरा वृंदावन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में लोकतंत्र की सूचना को खंडित करने का एक बड़ा संगठन प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि प्रीपेड फॉर्म नंबर 7 का थोक उपयोग गाँव में नगरों में एक ही लिखावट और छपाए फॉर्म 7 भरे संख्या में बीएलओ के पास जमा किए जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह आपत्तियां व्यक्त नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल द्वारा एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय किस समस्या को लेकर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी आया और हमने फॉर्म 7 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार वोट काटने का जो अलोकतांत्रिक कृत्य किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का एक प्रयास चल रहा है इनके द्वारा। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि इन्होंने जनता में कोई काम नहीं किया। अभी वोट चोरी के माध्यम से और वोट डकैती के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है फॉर्म 7 के माध्यम से इन्होंने अपने एजेंट लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म इन्होंने तैयार कराए हैं। और जो लोग स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, लगातार 50 वर्ष से वहाँ स्थानीय निवासरत हैं, ऐसे लोगों को इस फॉर्म में दिखाया जा रहा है पत्ती लगा के कि यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है या स्थानांतरित हो गए हैं, कहीं चले गए हैं या मृतक हो गए, इस तरीके की आपत्ति लगाकर अभी हमने 4-5 दिन पहले बलदेव विधानसभा का प्रकरण उठाया था, ज्ञापन भी दिया था डीएम कार्यालय पर। और आज मथुरा विधानसभा में बूथ संख्या 321 नक्काजी टीला वार्ड संख्या 61 कोई भाजपा का बीएलए है राजेश शर्मा, उसने आपत्ति लगाई है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में 130 फॉर्म, देखिए ये बहुत बड़ी संख्या में 110 प्रेजेंट में हैं यहाँ, और ये इनमें से 110 लोग मौजूद हैं। ये इतना बड़ा षड्यंत्र लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे प्रकरणों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं, और हम डीएम महोदय को अवगत कराना चाहते हैं। आपने अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी, और किसी भी ऐसे व्यक्ति का अगर वोट काट दिया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ने का काम करेगी, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या सदन जाना पड़े या चुनाव आयोग, कहीं भी सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं, अगर कहीं भी आपके फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने की शिकायत हो रहा है तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों से संपर्क कर लेना, आपका एक भी वोट नहीं कटेगा। हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और
मैं यही निवेदन करूंगा, ये जितने भी BLO हैं, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप ऐसी हाय मत लेना कि आपके बच्चे लंगड़े और लूले और गूंगे बहरे पैदा हों। अगर आपने किसी निर्दोष का, किसी स्थानीय निवासी का, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है, अगर आपने उसके वोट के अधिकार को छीनने का काम किया तो आपको भगवान और ईश्वर और अल्लाह माफ नहीं करेगा। आने वाली आपकी नस्लें लूली और लंगड़ी पैदा होंगी। आप ये ध्यान रख लेना, आप ऐसा कोई कृत्य मत कर देना कि आपको भी जेल जाना पड़े अगर आपने वोट काटा तो। कार्यालय जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा इस घटना में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया है। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय किस समस्या को? हमारे जो पार्षद हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, यूथ के हमारे सब साथी आए। मैं मथुरा विधानसभा का प्रभारी हूँ, SIR का, समाजवादी पार्टी। हम सभी लोगों ने, सबसे बड़ा दुख ये है कि हमने कभी ये नहीं देखा कि ये हम BJP का है, ये कांग्रेस का है या ये सपा का है। हमने सब लोगों ने, हमारे नेता ने कहा कि किसी भी आदमी का वोट छूट नहीं चाहिए, हम सबका बनवाना है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आज हमारे साथ दो ही जातियों के साथ उनका वोट काटा जा रहा है, यादव मुस्लिम का। ये बहुत बुरा है। हम आपको झूठ इसलिए नहीं बोल रहे, हमारे पास प्रूफ है। हम ये आपसे, आपके माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। ये फॉर्म आए कहाँ से, इसकी जांच शासन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग परेशान हैं, हमारी जनता परेशान है। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, इसकी जाँच करी जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर राज्य महिला आयोग की माननीय उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कल 1 दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती आएंगी। वे अपराह्न 1 बजे निरीक्षण भवन पहुंचेंगी। इसके बाद 1:30 बजे जूनियर हाई स्कूल विभाग में आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के मेगा कैंप व समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम के बाद 2:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल प्रवीण यादव ने दी है। हरिद्वार के मंगलौर में फर्जी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, इलाज के नाम पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। निजी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ बेहोशी का इंजेक्शन देकर अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के होश में आते ही मचा हंगामा, चीख पुकार सुनकर परिजन पहुंचे अस्पताल के भीतर और महिला के पिता की तहरीर पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी डॉक्टर रिजवान निवासी मुख्यालय खुर्द लक्सर पुलिस गिरफ्त में है और साथ ही घटना ने चिकित्सा पेशे की साख पर खड़े किए हैं गंभीर सवाल। पुलिस जांच में जुटी है। प्रशासन का सख्त संदेश, इलाज के लिए आए दिन वहां पर आड़ में अपराध करने वालों को नहीं मिलेगी राहत। हरदोई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर शनिवार को हरिद्वार जिले के विभिन्न स्थानों पर मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। प्रशासन द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर 1 दिन 1 घंटा एक साथ टीम के तहत व्यापक स्तर पर सफाई कराई गई है। जिस अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार प्रतिद्वंदी पार्किंग पहुंचे, जहां उन्होंने शांति कुंज के अनुयायियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि सफाई करना हमारी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और इसे साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि यदि हम सफाई को अपने रोजाना के रूटीन में शामिल कर ले तो आसपास का वातावरण स्वतः ही साफ और स्वच्छ बना रहेगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक नगरी हरिद्वार में वर्ष भर में बड़े आयोजन और मेले होते रहते हैं, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन के साथ साथ आमजन की भी जिम्मेदारी है। नमस्कार। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार जनपद, जिसे पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहाँ की पावन धरा, जहाँ पर कुंभ जैसे महापर्वों के साथ साथ प्रतिवर्ष कांवड़ मेला और विभिन्न स्नान पर्वों का भी भव्य आयोजन होता है और इनमें प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। जनपद हरिद्वार को स्वच्छ सुंदर बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण जनपद में नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकायों
विकास खंडों तथा जिला पंचायत के माध्यम से निरंतर स्वच्छता अभियान चलाते हुए जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हरिद्वार जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के मन मस्तिष्क में स्वच्छता के प्रति विशेष संकल्प विकसित हो सके और वह देवभूमि उत्तराखंड से पर्यटन, स्वच्छता और अध्यात्म का एक अनूठा अनुभव अपने साथ ले जा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारे देश के कोने कोने में स्वच्छता का बहुत ही अनुकरणीय अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसे हम सभी को आम जन सहयोग से आगे बढ़ाना है और समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान तथा अन्य आयोजनों पर स्वच्छता के प्रति आह्वान कर इस पुनीत कार्य को निरंतर जारी रखना है, क्योंकि स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि संकल्प के साथ हर दिन आत्मसात करने का प्रयास है। देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं जनपद हरिद्वार की समस्त संस्थाओं, संत समाज, संगठनों, व्यापार मंडलों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों तथा आम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हरिद्वार को सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय गंगा मैया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं और ये सफाई अभियान आज 1 दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है और इसमें NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। सर, अब कांवड़ का मेला शुरू होने वाला है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था अलग से की गई है सफाई व्यवस्था के लिए? कांवड़ से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कांवड़ की एक तरह से पूरी तैयारी है। हमें कांवड़ को एक स्वच्छ कांवड़ के रूप में कह लें और अभी चूंकि हमारी ये अगला जो कुंभ आने वाला है उसमें भी ये इवेंट जो हैं और इस तरह के अभियान हमें मदद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार से भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में पेश किए गए बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि ये बजट भारत का बजट है और जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना की गई है उसको ध्यान में रखते हुए समावेशी बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विजन 2047 का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही इसीलिए इन बजट में इन बातों को लेकर ध्यान रखा गया है और जिसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा और दूर दराज से बैठे लोगों के साथ भी अति पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित वर्गों को लाभ मिल सके। बजट में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, आर्थिक पहलुओं पर ध्यान रखा गया है, जिससे भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित और विकास की गति की ओर आगे बढ़ेगा। मानना है कि भारत को एक दोषीय अनुशासन अभी जो 26-27 के राजकोषीय घटा है होने की उम्मीद है, यानी कि आर्थिक अनुशासन राजकोषीय 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इसका प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, यानी कि जो हमारे पास जो खनन के जो भंडार हैं उससे उसका दोहन करके टेक्सटाइल और खादी उद्योग हिस्सा है, इसमें राष्ट्रीय फाइनेंस उसकी ब्रांडिंग करके और उसको विश्व मार्केट में उसको। ये हमारे जो केंद्रीय बजट है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करने का आज मकसद है, ताकि तमाम जो जन सेवा से जुड़ी हुई
जनहित से जुड़ी हुई जो बजट के जो प्राविधान हैं वो जन जन तक पहुंच सके। मैं अपनी बात जो बजट है ना वो शुरू करें। जो सवाल आपने किया है, एक तो ये कोई चुनावी बजट नहीं है, ये बजट देश का बजट है और जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, जो विजन है, उसको लेकर के बजट देश को समर्पित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा। देश की जो विरासत है उसको मजबूत करेगा और उस विरासत को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी कोई भी जो योजना होती है वो आ से तो सिंधु पर्यंत होती है, हिमालय से लेकर के और सागर तक होती है। उसमें पूरे भारत को समझा जा सकता है और भेदभाव रहित होता है। और इसलिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या कोई भी हिस्सा है देश का, अगर देश को मजबूत करना है तो शरीर का जिस तरह से हर अंग मजबूत चाहिए, उसी तरह से देश का हर भूभाग ये मजबूत चाहिए। उसकी मजबूती के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। दीर्घकालीन योजनाओं पर ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया। निश्चित रूप से जब हम विजन 2047 को लेकर चल रहे हैं तो उतना तो सोचकर चलना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो पूरा विजन 2047 जो किया गया है, जो देश को आगे रखा गया है, उस दृष्टि से ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। यूजीसी में जो प्रावधान किया गया उसमें बीजेपी का क्या रुख है सर? बीजेपी का पार्टी का क्या रुख है यूजीसी में जो प्रावधान है? देखिए भाई, ये यूजीसी का जो इश्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और कोई भी जिम्मेदार पार्टी, आपने किसी ने कुछ बोला क्या? किसी पार्टी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो एक सब जानते हैं कि जब सब जुडिस मसला होता है तो उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। खबर ऋषिकेश से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने इस बजट को वर्ष 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार बताया। इस संबंध में महेंद्र भट्ट ने विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी में देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लगभग 40,000 करोड़ का बजट अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान से भी राज्य में कई विकास काम होंगे और बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स और साथ ही 5 मेडिकल हब उत्तराखंड में बनेंगे। साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खोलने के लिए माउंटेन ट्रेल योजना भी धरातल पर उतरेगी और साथ ही IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को नवीन प्रशिक्षण दिया जाएगा और सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व के साथ सभी थानों के डिजिटल दस्तावेज भी तैयार करने की योजना है। सड़क कनेक्टिविटी को उत्तम से सर्वोत्तम की ओर ले जाने के लिए इस बजट से सड़क राजमार्ग के 4,000 करोड़ का प्रावधान भी इसे मिलेगा और राज्य में पहले से सफलता से संचालित लखपति दीदी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में एक और खुशी की खबर है, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। बजट 2047 तक भारत को एक मजबूत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अनेकों योजनाएं, खासतौर पर पूंजीगत योजनाएं समाहित करते हुए और अभी क्योंकि विकसित भारत के रूप से ध्यान देंगे। लगभग 40,000 करोड़ से अधिक की मद बजट में अलग अलग अवस्थापना व्ययों के लिए, पूंजीगत व्ययों के लिए इसमें निर्धारित किया गया है। विश्वास खड़ा होता है, इससे उनके रोजगार का सृजन होगा, तो एक बहुत बड़ी संभावना मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड राज्य के लिए है। डिजिटल दस्तावेज तैयार करने की योजना देवभूमि में बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक आर्थिकता भी हमारे उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है
भविष्य उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास पर हैं। इसकी व्यवस्था क्योंकि भारत सरकार का बजट है तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के अंदर हम अगर ये कल्पना का आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हर गांव तक सड़क मार्ग चला जाए, उसको इस बजट से बल मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से भी 82 तक तो जल्दी हो जाएगा, 82 से आगे भी हमारा प्रयास है कि यथा समय जो उसके लिए निर्धारित तिथि है तब तक रेलवे का कार्य पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार के चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, सड़क आवागमन मार्ग हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इन सब में बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। लगातार पलायन हो रहा है, किसके लिए कनेक्टिविटी की जा रही है, किसके लिए रेलवे? देखिए, पहली बात तो बता दूं कि पलायन कोई आज की समस्या नहीं है। अब तो पलायन को रोकने के प्रयास चल रहे हैं। जब उत्तराखंड के हर गाँव तक सड़क जाएगी, हर घर में बिजली, हर घर में टेलीफोन कनेक्टिविटी, हर घर में, हर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसी प्रकार से गैस का चूल्हा हर घर में, पेयजल की आपूर्ति हर घर में, तो धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2002 से पहले का उत्तराखंड और आज 25 साल बाद के उत्तराखंड में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे एक अभियान का पक्ष है, उस अभियान के तहत लोग अपने पलायन को समाप्त करेंगे। ठीक है कि 13 जनपद का राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से जो लोग पलायन कर चुके हैं वो आज हम अपेक्षा करेंगे सब लोग वापिस आ जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। विकास की बात हो रही है, सब चीज की बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में लगातार विपक्षों सब लोग उंगली उठा रही है भाजपा पे। क्या देखते हैं, महिला सुरक्षा भी 3 दिन में 3 मर्डर हो गए महिलाओं के देहरादून जिले में। देखिए, असुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी उनको हुई है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सब पर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री कड़ाई के साथ जो पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि पुलिस का भय का वातावरण ये बना रहना चाहिए। में जो भालू का जो आतंक है, उसके लिए क्या सरकार ने कुछ है? अब तो उसके लिए बकायदा वन विभाग द्वारा सब प्रकार गाइडलाइन दे दी है। ये ठीक है कि हमारा पूरा उत्तराखंड बड़ा क्षेत्र वन्य क्षेत्र है, उसमें वन्य जंतु जीव का होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उन वन्य जीवों को भी किस प्रकार से हम मानव क्षति वो न पहुंचाएं, उसके लिए व्यवस्था करने का 3-4 बैठकें वन विभाग की हो गई। भारत सरकार के अंदर हमने इस विषय को रखा भी है, तो बहुत जल्दी आप देखें कुछ समय के पश्चात आपको इसमें कुछ कमी नजर आएगी। बागवानी के लिए अलग से पैकेज हो गया, बागवानी के लिए प्रस्ताव रखना है, केंद्र से क्या आश्वासन है? ये देखिए, अभी तो बात रखी गई है और कुछ सदन में कोई विषय जाता है, सरकार उसको गंभीरता से लेती है। आगामी दिनों में उसके परिणाम दिखाई देंगे। चलिए। सरोवर नगरी नैनीताल में 22 किलोमीटर दूर भीमताल विकास भवन में अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अध्यक्षता और साथ ही फरजाना बेगम ने अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए, और जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रशासन उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धामी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है, वह धरातल पर हो रहे यहाँ नहीं। उन्होंने इस बाबत जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं को सुना जाए और त्वरित गति से कार्य किया जाए। और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि फरजाना बेगम ने कहा कि धामी सरकार अपनी जनता के लिए जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है और जनता की समस्या पर ध्यान देने की और समय की बचत करे, अपना भी वहां जनता में कार्य करती रहे अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग प्रतिबद्धता के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार सर्वोच्च और साथ ही उनकी प्राथमिकता है।
देखिए, आज ये भीमताल में जो है समीक्षा बैठक थी, उसमें हम सब लोग, मेरे सदस्य सब आए हुए हैं, मैं आई हुई हूँ, और जो अधिकारी आए थे उनसे योजनाओं पे बात हुई है। जो अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं उन पे उनकी लिए बात हुई है, कितनी उन्हें मिली है और कितने अब तक का जो डाटा है वो उनसे लिया गया है। और जो इस वक्त धामी सरकार जो है लगातार अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो अधिकारियों को से यही कहना है कि जनता पे ध्यान दें, टाइम की भी बचत करें, ना टाइम उनका बर्बाद हो ना इनका बर्बाद हो। जनता की पूरी बात सुनी जाए, उनके कार्य और काम को किया जाए और अच्छे से किया जाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर नगर क्षेत्र के लिए हुए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस संबंध में महापौर ने अपने कार्यालय में मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि नगर निगम का मुख्य कार्य शहर को स्वच्छ बनाना। इसी कड़ी में स्वच्छ ऋषिकेश के संकल्प के साथ प्रतिदिन डोर टू डोर कूड़ा एकत्र प्रणाली को 100 दिन प्रभावी बनाया जा रहा और साथ ही कूड़ा एकत्रित करने के लिए वाहनों की संख्या बढ़कर 52 की गई है, जिसकी वजह से यूजर चार्ज 10 लाख से बढ़कर 14 लाख पहुंच चुका है। शहर के मुख्य मार्ग और साथ ही आंतरिक गलियों में आधुनिक LED लाइट लगाई जा रही है। जर्जर सड़कों को ठीक किया गया और साथ ही नाले निर्माण पर रिकॉर्ड कार्य हुए हैं। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल करते हुए ऑनलाइन टैक्स की शुरुआत की जा रही है। नगर क्षेत्र में पार्कों के निर्माण व सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस भी दिया जा रहा है और साथ ही 17.77 करोड़ रुपए से नगर निगम क्षेत्र में अंतर्गत हॉट में सड़कों का सुंदरीकरण कार्य हो रहा है और साथ ही जिससे यहां एक और नगर निगम की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर शहर में आने वाले यात्रियों को भी स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। सबके बीच में हमने कहा है कि इसको डिजिटल से भी जोड़ेंगे। कभी हो सकता है कि आने वाले टाइम जब हम अभी जो निगम बन रहा है 1 से 1.5 साल के अंदर हम जब वहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो सारे जहाँ बैठेंगे वहीं से 40 वार्ड आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग सब डिजिटल के माध्यम से एक एक करके धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। वार्ता में जैसे हमारे एक भाई ने रखा था सवाल कि पशु जो है रोड पर घूम रहे हैं, हमने सरकार में पैरवी किया, बहुत जल्दी हमें जमीन मिल गया, उस पर पैसे भी लगभग मिलने वाला है। तो पशु के लिए लगभग 800 पशु निराश्रित पशु ऋषि हम लोगों ने कहीं पे भरा और कहीं पे खोदा है। हम आपको आपके चैनलों के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से ही बता सकता हूँ कि मैं एक निर्माण से आया हुआ हूँ। मैं जो मेरा व्यवसाय था वो मैं ठेकेदार पहले रहा, उसके बाद में मैं मुनि के रेती में नगर पालिका अध्यक्ष बना था 2008 वाला कार्यकाल में पूरे उत्तराखंड के अंदर, जिसमें सबसे अधिक अगर काम हो रहा है तो वो ऋषिकेश नगर निगम में हो रहा है। और ये नगर निगम में होने का मतलब माध्यम केवल मेयर और पार्षद लोग नहीं है, इसमें केंद्र सरकार के भी बहुत बड़ा सहयोग है और राज्य सरकार के भी बहुत बड़ा। वार्ड पूरा और आंशिक रूप से 2 वार्ड, 12 वार्ड में जो है एक वन भूमि के माननीय उच्चतम न्यायालय के जो एक आदेश आया था, उसके वजह से हम सब 1 साल के यहाँ पे एक आयोजन नहीं कर पाए। आपको एक चीज बता दें, यात्रा के जाम लगने की समस्या क्या है हम आपको ये बता देते हैं। हमारे यहाँ जितने हैं तो चौराहा नहीं है, वो सारे हो गए हैं बेंड, क्योंकि गाड़ी जहां बेंड पे एक बार ब्रेक मारता है तो वो घुमाता है। और चौराहों को हम कर रहे हैं, बाड़ा कर रहे हैं और उसको बेंड कर रहे हैं। वो एकदम टी बन गया। वो टी पे क्या हुआ, सीधा जाता है, फिर रोकता है, फिर घुमाता है, बैक करता है, इतने देर में जाम लगता है। तो ये हम त्रिवेणी घाट चौराहा और देहरादून तिराहा और चंद्रभागा पुल के तिराहा और कोयल ग्रांड का तिराहा, ये सबको बड़ा करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस पर जल्दी काम कर रहे हैं। शहर की सड़कें तो चकाचक हो गई। नगर निगम के अंतर्गत 40 वार्ड है और 40 वार्ड में 12 वार्ड लगभग जो है हमारे वन भूमि के क्षेत्र में आता है। और आपको बता दें वो भी हमारे परिवार है। ये बोलना जरूरी नहीं है कि हमने क्या पैसे लगाया और क्या नहीं लगाया। अगर पैसे लगेंगे भी तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है और हमने नहीं लगाया तो भी नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत है। ये भी बोलने के विषय नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग हैं, उस पर हम बहुत सारे बात नहीं बोल सकते। जनता का पैसा श्रद्धालु उसमें होते हैं पर कुछ वैसे आ जाते हैं जो श्रद्धालु नहीं होते, उनको थोड़ा सा मतलब किसी भाषा में कहें तो परेशान करने आते हैं। तो उस पर कोई थोड़ा सख्ताई बरतना इस बार।
वार्ड के आपको एक चीज जानकारी दे दें, आप लोग भी ध्यान रखिएगा और एक जरूर हमारा भी सहयोग करना है। आप लोगों ने अभी 547 करोड़ के भूमिगत तार होने जा रहा है। आप ही लोगों के चैनल पे मैंने कहा था चुनाव में कि ये तार झूल रहा है, ये भूमिगत होगा। हालांकि एक बार को डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल सोच रहे थे कितना लंबा फेंक दिया, पर भगवान कहीं ना कहीं सुन लिए। 547 करोड़ के लागत से भूमिगत तार हो रहा है और अन्य बहुत सारे योजना है जो अभी हो रहा है। कुछ काम तो हम लोग रोक रहे हैं कि ये भूमिगत तार भी हो जाए। जितने केबल ऊपर चल रहा है, आप देखिए ना कितना दुर्घटना होता है। 11,000 लाइन जा रहा है, हम अभी क्या हो रहा है 420 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, 33,000 नहीं दिया। पर खनन होना चाहिए, क्योंकि नदी अभी क्या होता है, ये जो रेत है भरते भरते ऊपर आता है और खाली होता है तो वो उसका गहराई बना रहता है, तो खनन होना चाहिए। और खनन में सच्चाई ये है कि नगर निगम के लेवल का तो बात है नहीं, ये तो देखिए ऊपर लेवल के बात है। इस तरीके से पानी इस बार बस्तियों में घुसने लगा था, आप तटबंध बना रहे, इससे अच्छा तो खनन करवा ले, खनन से कम कुछ इनकम तो होगी सरकार। नहीं, खनन अलग प्रक्रिया, गाढ़ा करना है, और तटबंध जो है वो उसको सेव करना है हमको। वो दोनों बात, खनन होने से तब नीचे कर देंगे, पानी गहराई में जाए, पर तटबंध होना जरूरी है। जो अभी बाढ़ दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, अब केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के लिए काम कर रहा है। जो अभी आपने आपदा पहाड़ों में देखा, यहाँ देखा आपने, तो इसलिए इस पे ये होना जरूरी है, बस्तियों को सेव करना जरूरी है। के दिन हम लोगों ने 1 साल पहले शपथ लिया था और ऋषिकेश नगर निगम में हम सब ने सबसे पहले जो काम किया था, नगर निगम के जो पुराना निगम था वहां से हमने शुरुआत किया था। उस समय 4 धाम यात्रा का सीजन था, तो मुझे लगता है पूरे ऋषिकेश के रोडों को नवीनीकरण हम लोगों ने किया था। डामर रोड था, हॉट मिक्स का, वो पूरे रोड को बनाया, वहां से शुरुआत किया। और बहुत सारे पार्क है ऋषिकेश के अंदर जो हम लोगों ने तैयार किया। अभी एक रजत जयंती पार्क है जो 2 करोड़ से ऊपर का पार्क है, उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत एक रोड था, बहुत बरसों से ऋषिकेश में कई लोग आए गए और उन्होंने नहीं बनाया, उसको हमने परशुराम चौक का रोड को बनाया। वो 2-2.5 फुट भरा और 2-2.5 फुट कहीं पे खोदा। वैसे कई निर्माण किया हमने। एक शहीद स्मारक पे रोड है और कभी किसी ने नहीं बनाया। वहां से हमारे एक बड़ी वाहन जाना है लाल पानी बीट, जहाँ पे हमारे पूरे ऋषिकेश के और कई क्षेत्रों का कूड़ा आना है, वहां पे उस रोड को भी बना रहे हैं हम लोग, वो भी अंतिम पे है। ऐसे बहुत सारे काम है जिस पे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि स्वच्छता पे आज जो ऋषिकेश नगर निगम में है वो काम पहले नहीं था। हम सब ने 39 गाड़ी एक बार संचालित किए थे पूरा वाहन को, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीपी और भी कई उपकरण है जो हम मंगा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो जो अभी पिछले बरसात में चंद्रभागा नदी में बहुत बाढ़ आया और उस बाढ़ को देखने के बाद ऐसा लगता था कि दोनों साइड के बस्ती जो है कटने वाला है। हमने उस समय से सरकार में बहुत सारे भागदौड़ किया। सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी वार्ता किया, कई मीटिंगों में कहा हमने कि यहाँ पे तटबंध के बहुत आवश्यकता है, आस्था पथ की बहुत आवश्यकता है। एक आपने देखा होगा कि आस्था पथ आप बैराज से चल के और राम झूला तक जाएंगे और बीच में चंद्रभागा नदी में जब बाढ़ आता है तो दोनों साइड लोग रह जाते हैं, बीच में नदी आता है। हमने इस मांग को भी रखा सरकार में। अब मुझे लगता है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सुना और मुझे लगता है कि वो जो पुल जल्दी बनेगा, उस पुल पे भी काम हो रहा है। तो वो चंद्रभागा जो हमारे जो चंदेश्वर मंदिर है वहां से और उधर रामानंद घाट ये कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे कई सारे काम है जिसपे काम हो रहा है। ये आस्था पथ जो बता रहा हूँ, जो तटबंध बता रहा हूँ, इस पे भी काम हो रहा है। और मैं आपको ये चीज जरूर बता सकता हूँ कि जो नीचे चंद्रभागा नदी जो है, वो जो नीचे है वो महंत जी का जमीन है, वो नदी उनका है। तो उनसे भी हमने एनओसी लेने के प्रयास किया, उन्होंने दिया है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि ये कहने का न रह जाए विभाग में जी एनओसी नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे। तो
इधर एनओसी के काम कर रहे हैं, उधर सरकार से मांग रहे हैं। और आपने देखा होगा जो हमारे निगम है, जो 1100 और 1200 भी गाड़ी बोल सकते हैं, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी आपके बीच में 1 साल में मुझे लगता है कि हम सब अपने घर वापसी भी करेंगे। 1 साल और या बहुत अधिक हो गया तो 1.5 साल, तो हम वापसी भी करेंगे। तमाम जो शहर हित जनहित का काम है, नगर निगम ऋषिकेश के जो काम है, उस पे हम सब बहुत उस पे है तत्पर है और सुचारू रूप से जो काम चल रहे वो चलता रहेगा। अन्य बहुत सारे मांग है सरकार से जो ले रहे हैं। अब मुझे ये बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है, पूरे उत्तराखंड में 11 निगम है और 11 निगम में अगर कहीं ज्यादा काम होना है वो ऋषिकेश नगर निगम में, क्योंकि ये अधिक बात ये हम नहीं बोलेंगे, पर ये जरूर बोलेंगे अभी 1 साल के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपया तक का काम हुआ है। इसमें सहयोग हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है और केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का है, जिसमें एनकेप के थ्रू पैसे आ रहे हैं, वर्षा जल के पैसे आ रहे हैं, कई सारे योजना है जो केंद्र सरकार से मिला है। कुछ योजना हमारे से पहले डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी दिया, तो कई चीज है जो हमारे साथ सब चीज शामिल है और मुझे लगता है कुंभ का भी हिस्सा इस बार हमें मिलेगा, क्योंकि पहले के पैरवी पे नहीं बोल सकते, फिलहाल हम पैरवी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुंभ में भी मिलेगा, वो कुंभ के बजट में पुल मिले मुझे, या ये तटबंध मिले, या किसी भी फंड में मिले, ये मिल रहा है जल्दी। तो इस टाइप के बहुत सारे काम है सर। यात्रा खबर सितारगंज से है, जहां पर सितारगंज के अंतर्गत ढोलावन वन परिसर में वन एवं वन्यजीव संरक्षण कानून प्रवर्तन मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण जन जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा वनाग्नि और साथी सुरक्षा सप्ताह 2026 मनाया गया, जिसमें ग्राम शहदूरा अलीनगर और साथी बंगाली कॉलोनी बड़ा और साथी सलेमपुरा ग्रामीणों को वन्यजीव संघर्ष एवं वनाग्नि हेतु जागरूक किया गया। जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर पर्यावरण को बचाने एवं वनों को आगे आग से बचाने हेतु प्रतिज्ञा भी ली गई है। सभी का है, तो इसमें जो भी कायदे से होना है तो वो बस हम कायदा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें करते रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुर गांव में कल किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे और कुछ लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची मंगलौर पुलिस घायलों के लिए फरिश्ता बनी और अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। आज वहीं विवाद को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया था कि हम लोगों के द्वारा मिट्टी उठाने का कार्य किया जा रहा तथा जिसकी हमारे पास पूरी मौजूदगी रॉयल टीवी जमा हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और पैसे भी मांग की जा रही है। ये बताने के लिए बोले कि जो हमारे गांव में कल ये दंगा हुआ, झगड़ा हुआ जी, हक्कम भाई ने करा, इसने 3-4 गुंडे ले जाके वहाँ पे काम कर रहे थे। पुलिस लेने देने के लिए तैयार नहीं है, क्यों ले लेगा? हमें 10 दो 15 दो, ये तो पकड़ो ये नहीं यार, जो हम मुझे लड़ो ना हमारे साथ। ये परमिशन के साथ काम कर रहे थे जी, दिन में काम हो रहा था जी, कोई रात को नहीं काम हो रहा था कि भाई चोरी का काम है इनके पास। पूरा मामला यही है, ये भाई जो है ना परमिशन के साथ अपना काम कर रहे थे, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं आती जी। हक्कम वहाँ पे कुछ गुंडे लेके पहुंचा 3-4, इन्होंने जाके वहां से पैसे की मांग की, उन्होंने मने की पैसे देने को। उसके बाद इन्होंने जो है ना हथियार दिखाए उनको और उनके साथ फायरिंग करी और उसके साथ फिर जो है ना मारपीट हुई उनके साथ में जी। जैसे भी बताए जा रहे हैं, दूसरी पार्टी का आरोप भी लगाया जा रहा है, ये नंबर 2 का काम चल रहा है, नहीं नंबर 1 का काम था, उसमें क्या देखो जी, नंबर 2 की तो ऐसी बात थी जब उनके पास वे दिन में काम कर रहे थे, परमिशन थी पक्का बाकायदा, और जो है ना अगर कोई ऐसा मामला होता अब रात को तो कोई काम करने नहीं दे रहा, दिन में कैसे करने देता? आप ही सोचो जी इस बात को। क्यों जी भाई साहब? अभी आपने एक लड़के के गायब होने की बात भी बताई जी, तो क्या आपने किसी को इसके तहरीर दी है, किसी पुलिस अधिकारी से मांग की है? बस हमारी तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा था जी, क्योंकि जब हमारे घर में से औरतें तक के उठा ली थी जी, बताओ फिर यहाँ तक ही कैसे आती थी थाने में, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थाने? हाँ जी, पुलिस उठा के ले थी जी वहाँ से, उठा के लेके थी औरतें। आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? बस पुलिस से यही मांग करते हैं जी, देखो इंसाफ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये मांग हमारी तो। जो सही काम है मतलब वो सबके सामने आना चाहिए जी, जो सही बात है। पूरा ही है सर, क्या नाम, ये जो हक्कम है ना,
ये कल वहाँ में मुन्ना थे और वहाँ के नाम मनोवर था, ये वहाँ कल वो काम कर रहे थे अपना, उन्होंने परमिशन बनवा रखी, तो परमिशन के साथ में काम कर रहे, तो ये उनको रोकने के लिए गया। वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, जब तक वो बता रहे प्रशासन वहाँ कोई नहीं था। इन्होंने रोकने की कोशिश करी, इसने फिर नुका कहने लगा मैं यहाँ तब निकलने दूंगा जब मुझे 5 लाख रुपए फिरौती दोगे आप, वरना मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर मैं वहाँ, उन्होंने उसके साथ में बदतमीजी करी, उसने वहाँ बदमाश बुला रखे थे गुंडे, अब उनके साथ में जो है हथियार भी है, और मैं वहाँ मारपीट करी उन्होंने। फिर ये वीडियो ना वायरल भी हो रखी, ठीक। तो वे वहां से कैसे करके अपनी जान बचा पाए, ठीक है। हक्कम जो है वो उसने शांति भंग कर रखी पूरे गांव की, उसका रोज का काम है। उस मुकदमे पहले भी 8 से 10 FIR हो रखी, ये काम है उसका, और कोई सुनने में आ रहा है कि खनन की टीम भी वहाँ पर पहुंची थी। खनन की टीम नहीं, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ खनन की टीम कोई नहीं थी। वहाँ जो है बस ये जो वहाँ काम कर रहे थे, और बाकी ये अपनी बदमाशों के साथ में ये वहाँ पहुंचे, वहाँ कोई प्रशासन नहीं। आप पुलिस से क्या मांग, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें और कोई मांग नहीं है जी। डोभी प्रखंड के नदरपुर स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल में 7 दिवसीय स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन मुख्य प्रशिक्षक गौतम कुमार सिन्हा द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को न केवल अनुशासन बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जिसमें जहाँ पर शारीरिक मानसिक विकास, व्यायाम और साथ ही कराटे के माध्यम से आत्मरक्षा, स्वास्थ्य का महत्व, कला और संस्कृति, नाटक एवं नृत्य और गीतों के जरिए रचनात्मकता को बढ़ावा और नैतिक मूल्य, अनुशासन और सेवा भावना का पाठ, भविष्य में करियर के लाभ। प्रशिक्षण की समाप्ति पर सभी सफल प्रतियोगिता को सर्टिफिकेट प्रतियोगियों को प्रदान किया गया है, और साथ ही पुलिस और गृह रक्षक, होमगार्ड, बिहार पुलिस होमगार्ड एवं दरोगा जैसी भर्तियों में भी इन प्रशिक्षुओं को वरीयता और साथ ही विशेष छूट दी जाएगी। स्कूल प्रशासन के अनुसार इस प्रशिक्षण से छात्रों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।